हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था जेनेटिक मटेरियल तथा लिंग निर्धारण कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, या गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं और गुणसूत्र को हम कहते हैं यह वाहक है, आनुवंशिक पदार्थ का वाहक होता है। और लिंग निर्धारण में बताए थे कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। और स्त्री और पुरुष में ऑटोसोम्स एक समान होते हैं और हेट्रोसोम्स जो या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह पुरुष में XY और स्त्री में XX होते हैं। और लिंग निर्धारण के लिए में बताया गया था कि पुत्री होने के लिए या मेल चाइल्ड बनने के लिए पुरुष का Y क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आज बताएंगे आपको जैव विकास कि जीवों का विकास कैसे हुआ है। तो जैव विकास किसे कहा जाता है? जैव विकास वह धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के जटिल व उच्च स्तरीय जीवों का विकास पूर्व काल के सरल व निम्न स्तरीय जीवों से हुआ है। तो जैव विकास वह धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन है जिसके परिणाम स्वरूप आज के जटिल व उच्च स्तरीय जीवों का विकास पूर्व काल के सरल व निम्न स्तरीय जंतुओं से हुआ है। जैसे आज का जो है मनुष्य है, ये सबसे एडवांस है। मनुष्य को पूरे जीव जगत का सबसे विकसित और बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। मनुष्य यह स्तनधारी वर्ग का जंतु है। तो आप जब स्तनधारी वर्ग के जंतुओं को देखते हैं, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह गाय है, कुत्ता है, शेर है, भालू है, हाथी है, इनके शरीर की जो संरचना है वह बहुत जटिल है। ये सबसे अधिक विकसित हैं क्योंकि सबसे बाद में ये उत्पन्न हुए हैं। तो आधुनिक काल के ये जो स्तनधारी वर्ग के हैं, या कहा जाए पक्षी वर्ग के जो पक्षी हैं, या सरीसृप वर्ग के जंतु हैं जिसमें छिपकली, सांप आता है, तो इस तरह से ये सब बाद के जंतु हैं। इनके शरीर की जो संरचना है वह बहुत ही जटिल है और इनको हम उच्च स्तरीय जंतु कहते हैं। और पूर्व काल के यानी पहले जो सबसे आए हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु हैं वे एक कोशिकीय होते हैं। केवल एक ही कोशिका का उनका शरीर बना है। आपका शरीर करोड़ों, कितने करोड़ों अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। तो कितनी सरल संरचना है प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं की कि उनके शरीर की संरचना केवल एक ही कोशिका की होती है और उसी एक कोशिका के द्वारा ही सारी जैविक क्रियाएं उनकी होती रहती हैं। लेकिन उनके बाद प्रोटोजोआ के बाद आता है पोरीफेरा, तो कई कोशिकाओं के होते हैं। फिर सिलेंट्रेटा आता है, उससे भी जटिल संरचना आ जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम प्रोटोजोआ से लेकर के और हम स्तनधारी वर्ग तक पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि उनके शरीर की संरचना क्या होती गई है, जटिल होती गई है। तो जो बाद में आया उसकी संरचना जटिल है, वह उच्च स्तरीय है। जो पहले का है उसकी संरचना सरल है, उसे हम निम्न स्तरीय कहते हैं। अब जरा सा इसको आप जटिल और सरल को जरा सा आप एक उदाहरण द्वारा समझें। उसको इसमें नहीं लिखना होगा। जब बच्चों आप छोटे क्लास में जाते हैं, लोअर केजी में, तो आपको सिखाया जाता है लिखने के लिए
हिंदी या अंग्रेजी, तो ए बी सी डी इस तरह से ए से जेड तक जो लेटर हैं उनको एक एक बनवा कर फिर पहचान करके पूरा आपको बताया जाता है। हिंदी में भी उसी तरह से क से लेकर ज्ञ तक के सारे अक्षरों की पहचान और लिखना आपको बताया जाता है। अब उस सरल से फिर हम जटिल की तरफ चलते हैं। क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि 2 अक्षर का, जैसे कहते घर पर चल, ये सिखाया जाता है। आप सरल से किधर की ओर बढ़ रहे हैं, जटिल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 2 अक्षर एक में मिला करके आपको दिया जाता है। फिर क्या हो जाता है, 3 अक्षरों का कमल, कलम, फिर बरगद, और फिर मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है। और फिर पूरा आपको ये आलेख बोल दिया जाता है, लिखने पैराग्राफ के लिए बोला जाता है। तो आप क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। और वह संरचना यानी पहले एक अक्षर, फिर शब्द बनता है, और फिर कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, फिर पैराग्राफ बन जाता है, पूरी किताब या कॉपी आप लिख देते हैं। तो वो संरचना क्या होती है, जटिल हो जाती है। सेंटेंस बनना जो है वह जटिल है, और अक्षर एक जो है वह क्या है, सरल है। उस सरल से जटिल का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखाऊं कि एक धागा ऊन का होता है सरल संरचना का, और उसको एक दूसरे में बांधते जाते हैं और एक स्वेटर बन जाता है। उसकी संरचना कितनी जटिल हो जाती है। तो एक सरल संरचना ही आपस में मिल करके जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। जटिल संरचना बाद में आती है, पहले आती है सरल संरचना। तो इसी तरह से बच्चों, जो जटिल संरचना के जीव हैं वो बाद में उत्पन्न हुए हैं, और सरल संरचना के पहले। तो विकास किधर से किधर की ओर हुआ, सरल से जटिल की तरफ हुआ। लेकिन इसको होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए। तो इसीलिए जैव विकास की परिभाषा बनती है कि जैव विकास वह धीरे धीरे होने वाला क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के जटिल व उच्च स्तरीय जीवों का विकास पूर्व काल के सरल तथा निम्न स्तरीय जंतुओं से हुआ है। चाहे वो पौधे हैं और चाहे जंतु हैं, सबका विकास सरल संरचना से किधर हुआ है, जटिल संरचना की तरफ हुआ है। अब जैव विकास के संबंध में कुछ प्रमाण हैं, जैसे शरीर संरचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजक कड़ी से प्रमाण, और जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, वर्गीकरण से प्रमाण। ये इतने सारे प्रमाण हैं इस बात के कि जटिल जीवों का विकास सरल जीवों से हुआ है। पहले हम चलते हैं कि शरीर संरचना से विकास के प्रमाण। शरीर संरचना में 2 तरह के अंग पाए जाते हैं, समजात अंग और समवृत्त अंग या समरूप अंग। समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना एक जैसी होती है। बहुत सारे जंतुओं के अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंगों को
समजात अंग कहते हैं। सम माने समान और जात का मतलब उत्पत्ति, यानी जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना एक समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें कि मनुष्य का हाथ, मेढक की अगली टांग, छिपकली का पैर, पक्षी का पंख, घोड़े की अगली टांग, ये सभी, चमगादड़ का पंख, इन सभी की जो संरचना है बच्चों एक जैसी होती है। सब में हड्डियां एक जैसी होती हैं और सबकी उत्पत्ति आप देखेंगे कहाँ से होती है? कंधे से होती है। मनुष्य का हाथ भी यही कंधे से निकला हुआ होता है, मेढक की अगली टांग भी, घोड़े की अगली टांग, या सील मछली है उसका फ्लैपर जिससे वह तैरती है, चमगादड़ का पंख है वो भी यहीं से निकला हुआ होता है, तो घोड़े की अगली टांग है। तो आप देखते हैं कि इनकी संरचना में सब में हड्डियां एक ही, जैसे ह्यूमरस है, रेडियस अल्लाह है, ये हड्डी जो है सब में होती है। उत्पत्ति भी सबकी कंधे के पास से होती है, तो उत्पत्ति और संरचना इन सभी जंतुओं के अंगों की एक जैसी है, लेकिन ये सभी अलग अलग वातावरण में रहते हैं, इसलिए इनके कार्य अलग अलग हैं। मनुष्य का हाथ है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए और उठाने के लिए, और मेढक की अगली टांग है कूदने के लिए, सील का फ्लैपर है तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख है उड़ने के लिए, घोड़े की अगली टांग है दौड़ने के लिए। सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी है। तो यह इस बात की प्रमाण है कि उच्च स्तरीय जीवों का विकास निम्न स्तरीय जीवों से हुआ है। दूसरा होता है समरूप अंग या समवृत्त अंग। समवृत्त यानी जिसके कार्य एक समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति तथा संरचना क्या है? अलग अलग होती है। ऐसे अंगों को समरूप अंग कहते हैं। जैसे चिड़िया का पंख, कीट पतंगों का पंख, चमगादड़ का पंख, ये तीनों के पंख हैं और तीनों का कार्य क्या है? उड़ना। इनके द्वारा पक्षी क्या करता है? या कीट है या चमगादड़ है, उड़ता है, लेकिन संरचना तीनों की क्या है? अलग अलग है। किसी की कंधे पर से है, किसी की पीठ पर से उत्पत्ति है, किसी की हड्डियों की संरचना है, किसी की पैरों की संरचना होती है, किसी की काइटिन की बनी हुई संरचना होती है। तो जो संरचना है और उत्पत्ति है वह भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके कार्य एक जैसे हैं। इसे हम कहते हैं समवृत्त या समरूप अंग। तो इन अंगों का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि उच्च स्तरीय जीवों का विकास पूर्व काल के निम्न स्तरीय जीवों से हुआ है। अब दूसरी हेडिंग है बच्चों, अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंग, जीवों के शरीर में कुछ रचनाएं इस प्रकार की पाई जाती हैं जो क्रियाहीन हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है, क्रियाहीन हैं। ऐसे अंग जो किसी जीव के शरीर में क्रियाहीन रूप में पाए जाते हैं, उन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। आज उनके शरीर में क्रियाहीन रूप में हैं, लेकिन उनके पूर्वजों में यही अंग क्रियाशील रूप में पाए जाते थे। तो ऐसे अंगों को हम कहते हैं अवशेषी अंग। अब मनुष्य के शरीर में भी अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसे आंखों में निवेशक पटल,
कर्ण पल्लव की पेशियां, कान में पेशियां पाई जाती हैं। कृम रूप परिशेषिका, ये आंत में पाई जाने वाली छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पर जुड़ती हैं, वहीं पर उंगली के आकार की छोटी सी एक संरचना होती है, जिसे कृम रूप परिशेषिका कहते हैं या उसको अपेंडिक्स कहते हैं। उसमें कभी भी कोई भोजन आदि का कण चला जाता है तो वह सड़ जाता है और उससे पॉइजन बन जाता है, पेट में दर्द होती है, और अगर वह फट जाता है बच्चों तो पूरा जहर शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति मर जाता है। तो जब किसी को भी पेट में इस तरह की दर्द होती है और डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि ये जो है अपेंडिक्स के कारण है, तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अंग अब हमारे शरीर में क्रियाशील नहीं है। क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं वह जो है जब पेड़ पौधों को सेलुलोज वाले भोजन को करते थे तो उसको पचाने के लिए जो है ये आवश्यक होता था और वह क्रियाशील और बड़े रूप में होता था। मनुष्य जब से भोजन पका करके खाने लगा और तब से इस अंग का कोई कार्य नहीं रह गया। धीरे 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 यह संक्षिप्त और क्रियाहीन हो गया। ऐसे ही आंखों में निमेषक पटल, सभी लोग एक दूसरे की आंख में देखें, कोने पर गुलाबी रंग की छोटी सी संरचना है, उसको हम कहते हैं निमेषक पटल। यह आज क्रियाहीन है। पलकों का निर्माण हो गया तो आंख में कोई भी चीज जाती है तो आप क्या करते हैं, पलकों से आंख को बंद कर लेते हैं। और पहले जब पलकों का नहीं विकास था तब निमेषक पटल एक पारदर्शक झिल्ली के रूप में पाई जाती थी, जो आंख की सुरक्षा करती थी। जैसे आप देखती हैं ये मेढक में है, मछली में है, पक्षियों में है कि उनके आंख के पास कोई चीज ले जाएंगे तुरंत ढक लेते हैं वो। लेकिन मनुष्य में पलकों का विकास हो गया, इसलिए उसका कार्य नहीं रह गया, लेकिन आज भी वह पाई जाती है। इसी तरह से कान में कर्ण पल्लव की पेशियां पाई जाती हैं, क्रियाहीन रूप में है, लेकिन इनके पूर्वजों में यह क्रियाशील रूप में पाई जाती है। अब अपने कान को अपनी इच्छा से नहीं हिला डुला पाते हैं। मनुष्य जब खड़ा होकर चलने लगा और अपने हाथों का प्रयोग काम के लिए लेने लगा तो इसका कोई कारण आप देखते हैं कि कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, इसके कान क्या होते हैं, जैसे चाहता है वो अपने कान को जो है खड़ा कर लेता है, या मक्खी याद उसके चेहरे पर आ रही है तो अपने कान को हिला करके जो उनको भगा लेता है। लेकिन आप ऐसा नहीं, आपके चेहरे पर मक्खी बैठती तो क्या करते हैं, अपने हाथ से ऐसे हटाते हैं, कान से नहीं हटा पाते हैं, क्योंकि कान की जो आपकी पेशियां हैं वह क्रिया विहीन है। तो ये और इसके बाद पुच्छ कशेरुक, ऋण वाली जो हड्डी है पीठ में, उसके अंतिम सिरे पर छोटी सी संरचना पाई जाती है पूंछ के रूप में, पुच्छ कशेरुक पाई जाती है, छोटी सी हड्डी है। उसका पाया जाना यह स्पष्ट करता है या इस बात का प्रमाण है कि इनके पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी। इसका मतलब है कि मनुष्य में पहले पूंछ पाई जाती थी या इनके पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी, लेकिन धीरे 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 पूंछ का कार्य नहीं रह गया, तो इसलिए धीरे धीरे वह संक्षिप्त होकर एक छोटी सी हड्डी के रूप में आज भी विद्यमान है। तो इस तरह से जो अवशेषी अंग हैं हमारे मनुष्य के शरीर में, ये 4 अवशेषी अंग इस बात के प्रमाण हैं कि ये अंग उनके पूर्वजों में क्रियाशील रूप में पाए जाते थे, अर्थात इस मनुष्य का जो विकास है यह इनसे लोअर क्लास के जंतुओं से हुआ है। इसके बाद है जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, पहले जाने कि ये जीवाश्म किसे कहते हैं। मरे हुए जीवों के अवशेष चट्टानों पर अंकित होते हैं, उनको हम कहते हैं जीवाश्म। और जीवाश्मों के विषय में अध्ययन करने वाली शाखा को
हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अब कुछ ऐसे जीवाश्म पाए गए बच्चों, आपके जीवाश्म यहाँ सोनभद्र में है, सिलथम के पास बहुत बड़ा दुनिया का जीवाश्म है, जीवाश्म स्थल है। तमाम जीवों के जो है मरे हुए जीवों के चिन्ह पत्थरों पर अंकित हैं। तो मरे हुए जीवों के पत्थरों पर जो चिन्ह हैं, उन चट्टानों का अध्ययन करके ये पता वैज्ञानिकों ने लगाया कि जो चट्टानें बहुत पुरानी हैं, यानी जिनकी आयु बहुत अधिक है, उस पर जिन जंतुओं के या जीवों के जीवाश्म पाए गए, उनकी संरचना बहुत ही सरल रही है। इसका मतलब है कि सरल जीव बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और वो मरे तो उनके चिन्ह बने हुए हैं। और जो बाद की चट्टानें हैं, जिनकी आयु कम है, उस पर जीवों के जो जीवाश्म पाए गए हैं, उनकी संरचना क्या है? जटिल है। इसका मतलब है कि जटिल संरचना वाले जीव बाद में हुए हैं और सरल संरचना वाले जीव पहले हुए हैं। तो जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्म भी इस बात का प्रमाण है कि जटिल जीवों का विकास पूर्व काल के सरल जीवों से हुआ है। फिर अगला है संयोजक कड़ी से विकास के प्रमाण। संयोजक कड़ी यानी ऐसा जीव जो दो किन्हीं वर्गों के बीच का कड़ी होता है, अर्थात जिसमें किन्हीं दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, उसको हम संयोजक कड़ी के रूप में जानते हैं। और इसमें एक जीवाश्म पाया गया जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। एक जंतु का जीवाश्म पाया गया जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप और पक्षी दोनों वर्ग के ही लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि उसकी चोंच लंबी पाई गई, पूंछ लंबी पाई गई, पंख पाए गए। तो ये यानी पंख का पाया जाना और चोंच का पाया जाना, ये है पक्षी वर्ग का। पंख का पाया जाना ये पक्षी वर्ग का लक्षण है। लेकिन लंबी पूंछ का होना, गर्दन लंबी हो जाना और अंगुलियों में नाखून का पाया जाना, ये सरीसृप वर्ग का लक्षण है। इसका मतलब है कि सरीसृप वर्ग से जब पक्षी वर्ग का विकास हो रहा था, तो उस समय आर्कियोप्टेरिक्स नामक जंतु विकसित था, जिसमें कुछ लक्षण सरीसृप वर्ग के थे और कुछ लक्षण पक्षी वर्ग के थे। अर्थात पक्षी वर्ग का विकास किससे हुआ? सरीसृप वर्ग से हुआ। सरीसृप वर्ग पहले है और पक्षी वर्ग बाद में है। तो पक्षी वर्ग के जंतुओं की संरचना जटिल है और सरीसृप वर्ग के जंतुओं की संरचना सरल है। तो यह संयोजक कड़ी के रूप में पाया जाने वाला आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म भी इस बात का प्रमाण है कि जटिल संरचना वाले जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से हुआ। अगला है बच्चों वर्गीकरण से विकास के प्रमाण। वर्गीकरण हमने आपको 9th में पढ़ाया था, जंतुओं का वर्गीकरण, और उसमें बताया था अकशेरुकी और कशेरुकी। और अकशेरुकी में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और फिर कार्डेटा। और कार्डेटा में भी जो है ये
टेट्रापोडा और मत्स्य वर्ग, और टेट्रापोडा में फिर उभयचर वर्ग, और यानी आप साधारण रूप में समझिए कि मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग इस क्रम में रखा गया है। यानी प्रोटोजोआ से लेकर के और स्तनधारी वर्ग तक इस क्रम में ये वर्गों और संघों को रखा गया। क्यों रखा गया? उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर। जिसके शरीर की संरचना सरल रही उनको पहले रखा गया, और जिनके शरीर की संरचना जटिल रही बच्चों उनको बाद में रखा गया। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है यह भी इस बात का प्रमाण है कि जटिल व उच्च स्तरीय जीवों का विकास पूर्व काल के सरल व निम्न स्तरीय जीवों से हुआ है। तो इस तरह से ये सारे प्रमाण रहे हैं। एक और है, आपकी किताब में नहीं दिया है, भ्रौणकी से विकास के प्रमाण। यानी अगर विभिन्न जंतुओं के भ्रूण को हम देखें, एम्ब्रियोनिक स्टेज को देखें, भ्रूण की अवस्था को देखें, तो चाहे वह मछली का है, मेढक का है, या पक्षी का है, सरीसृप का है, या मनुष्य का है, सभी का एम्ब्रियो या भ्रूण जो होता है वह एक जैसी संरचना का दिखाई पड़ता है, और बाद में फिर धीरे धीरे उनकी संरचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से ये भ्रूण की संरचना के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि जो उच्च स्तरीय व जटिल जीवों का विकास है वह सरल संरचना वाले और पूर्व काल के निम्न स्तरीय जीवों से हुआ है। तो इस तरह से ये 4-5 आपके जैव विकास के प्रमाण रहे हैं बच्चों, उसको मैंने आपको बताया, और यहीं पर आज का क्लास समाप्त होता है। और गुड बाय, थैंक यू।